एग्जाम्पल है इवेल्युएट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल और आपका इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट आपको इंटीग्रेशन करना है विच फंक्शन 1/x²। ये इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो अभी तक हम जो जानते थे उसके अकॉर्डिंग 1 to इनफाइनाइट कभी भी हमने इंटीग्रेशन नहीं निकाला है। 1/x² जो फंक्शन है, इस फंक्शन की तरफ आप एक बार ध्यान दीजिए। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कभी भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं अटेंड करेगा 1 to इनफाइनाइट के अंदर। अगर इंटरवल मेरी 1 to इनफाइनाइट है, 1 to इनफाइनाइट है, तो इस इंटरवल के अंदर कभी भी फंक्शन इनफाइनाइट पे नहीं जाएगा। ये फंक्शन इनफाइनाइट पे कब जाएगा? x = 0 पे जाएगा, क्योंकि तब 1/0 आ जाएगा जो कि इनफाइनाइट की तरफ होती है। ठीक है ना? इसलिए 1 to लेके इनफाइनाइट में ये कभी भी इनफाइनाइट पे नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू नीचे x की वैल्यू रखोगे उतना ही छोटा होता जाएगा। ये इस टाइप का ये फंक्शन है, मतलब ये बाउंडेड फंक्शन है। और इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। इस लिमिट को हम इस टाइप से लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट 1/x² dx। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं लिमिट c goes to इनफाइनाइट 1 to c करो आप इंटीग्रेशन इसका 1/x² dx। अब ये आपका इधर डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया 1 to c। सो इज इक्वल टू कितना आ गया? लिमिट c goes to इनफाइनाइट। अब ये इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/x² का इंटीग्रेशन आई बिलीव 1/x विद माइनस साइन आता है 1 to c। अब ये वैल्यू रख दीजिए आप इसके अंदर इज इक्वल टू लिमिट c goes to इनफाइनाइट। पहले c पुट करना है तो -1/c, फिर माइनस माइनस हो गया +1। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर c goes to इनफाइनाइट रख दीजिए आप। तो c goes to इनफाइनाइट रखेंगे तो अभी कितना आ जाएगा? 0 + 1 = +1। इस टाइप से आपको आंसर निकालना है। आसान था। आपने 0 to इनफाइनाइट देख लिया। अब एक इस टाइप का देख लो कि -∞ to 0, मतलब लोअर लिमिट -∞ हो, अपर लिमिट कुछ कांस्टेंट हो, तब इस टाइप का एग्जांपल कैसे होगा। सर इस क्वेश्चन में 0 पे अगर इनफाइनाइट दे रहा था तो सर हमने इसको 1 to 0 फिर 0 to इनफाइनाइट क्यों नहीं रखा था? इधर लिमिट 1 to इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन को 0 to इनफाइनाइट करता, सपोज इस इंटीग्रेशन को मैं 0 to इनफाइनाइट करता, तो 1/0 इनफाइनाइट, मतलब ये जो फंक्शन है आपका अनबाउंडेड हो जाता। ठीक है, ये आपका सेकेंड टाइप का आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन आएगा ये। तो वो अभी हम उस पर गए नहीं है उस टॉपिक पे। और साथ में ऊपर इनफाइनाइट, यानी सेकेंड और थर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड काइंड हो जाता अगर 1 की जगह पे 0 रखता मैं यहाँ पे। फिलहाल हम इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कर रहे हैं, इसके बाद सेकेंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, तब हम 0 to इनफाइनाइट 1/x² वाला एग्जाम्पल जरूर करेंगे। ठीक है जी। So next example, evaluate the improper integration -∞ to 0 x sin x dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन अगेन, ये फंक्शन भी बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स की क्या खासियत है? साइन एक्स की खासियत ये है कि कोई भी जो वैल्यू होती है, कितना भी इसके डोमेन में डाल दो, -1 से नीचे नहीं जाएगा, +1 के ऊपर नहीं जाएगा। -1 से लेके 1 के बीच में वो बार बार में रिपीट करता रहता है अपनी वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू +1, लोएस्ट वैल्यू -1, 2π इंटरवल के बाद में रिपीट करता रहता है। into x
तो इंटू एक्स रहेगा, तो ये फंक्शन फिर भी बाउंडेड रहेगा। एक्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, अगर आप ने देखा हो कभी तो। एक्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, ये कन्वर्ज करने का मतलब क्या था? कोई भी इंटीग्रेशन कन्वर्ज करने का मतलब यह होता है कि उसकी लिमिट कुछ फाइनाइट वैल्यू दे। डाइवर्ज करने का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट, वो भी मैं लिखवा दूंगा आपको। तो लेट्स सी इसको कैसे करते हैं। तो ये माइनस इनफाइनाइट टू जीरो एक्स साइन एक्स डी एक्स, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बताया? क्योंकि लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट है, इसलिए यहाँ पे c गोज टू माइनस इनफाइनाइट और इंटीग्रेशन c टू जीरो हमें करना है, एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो आप लिख सकते हैं आगे लिमिट c गोज टू माइनस इनफाइनाइट। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट आप कौन सा रखेंगे? फर्स्ट एक्स को रखेंगे और सेकेंड साइन एक्स को रखेंगे। दो फंक्शन हो गए ना। फर्स्ट एज इट इज ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कीजिए माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इन दोनों का फिर बाद में इंटीग्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन u इंटू डी। तो ये इज इक्वल टू कितना आया अभी देखो, लिमिट c गोज टू माइनस इनफाइनाइट साइन एक्स का इंटीग्रेशन आई बिलीव माइनस कोस एक्स होता है, एक्स कोस एक्स विद माइनस साइन, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस एक्स। तो यहाँ पे मैं कोस एक्स डी एक्स लिख देता हूँ और ये माइनस माइनस इधर प्लस कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे c टू जीरो, यहाँ पे मैंने गलती से जीरो तो लिख दिया था, c टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट c गोज टू माइनस इनफाइनाइट कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स c टू जीरो। अभी इसमें पहले लिमिट बाद में पुट करना है, पहले आप अपर और लोअर जो वैल्यू है वो रख दीजिए। तो आता है साइन जीरो इज जीरो, जीरो कोस जीरो इज अगेन जीरो, तो ये तो हो गया जीरो। तो माइनस सी डाल दिया, माइनस साइन सी माइनस सी कोस सी। एक बार और लिखता हूँ इसको सिंप्लीफाई करके, लिमिट सी गोज टू माइनस इनफाइनाइट, कहीं पे मिस्टेक हो जाए मेरे से तो मेरे को बता देना, सी कोस सी माइनस साइन सी, सी टू जीरो, सी टू जीरो, सी टू जीरो खत्म हो गया आंसर पुट करने के बाद में तो ये आएगा, ठीक है। अभी आपको सी गोज टू क्या लगाना है आपको? अभी आपको सी गोज टू इनफाइनाइट लगाना है। तो सी गोज टू इनफाइनाइट कितना आता है? माइनस इनफाइनाइट लगाना है आपको। तो कितना आता है? माइनस इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाई कोस माइनस इनफाइनाइट माइनस साइन माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। कितना आता है? माइनस इनफाइनाइट इंटू कोस की वैल्यू कुछ भी अंदर रखो तो मैक्सिमम कितना हो सकती है? माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड वन, और यहाँ पे भी सेम है,
-1 से लेके 1 तक का कोई वैल्यू हो सकता है, वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1। अगर माइनस इनफाइनाइट से कोई वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच की कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में हो सकता है या तो माइनस इनफाइनाइट आए या फिर प्लस इनफाइनाइट आएगा। तो इसका मतलब आपके ये कुछ कन्वर्ज नहीं करे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर नहीं जा रही है। इसका मतलब दिस इंटीग्रेशन इज डाइवर्जेंट, इंटीग्रेशन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, समझ गए क्यों है डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट मतलब उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। अगर ये समझ में आया तो हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं, एग्जांपल 3 पे। एग्जांपल 3 हम इस तरह का रखेंगे जिसमें लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट होगी, अपर लिमिट प्लस इनफाइनाइट रहेगी। इवेलुएट द improper integration minus infinite to plus infinite 1/1 plus x square। सर कन्वर्जन इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या है? कन्वर्जेंट का मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू देना। फाइनाइट वैल्यू मतलब कुछ निश्चित वैल्यू, मतलब कुछ 100, 200, 2, 3, 5 जो हमें देख के बता सके कि ये इतनी वैल्यू है। माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितनी वैल्यू है आप नहीं बता सकते, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। एक होता है फाइनाइट वैल्यू, एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के अलावा जो वैल्यू होती है वो होती है फाइनाइट। ठीक है ना, और पर्टिकुलर वैल्यू को हम फाइनाइट बोलते हैं। सर हाँ, सर अगर कोई फंक्शन मतलब अगर प्रॉपर फंक्शन हुआ तो सर उसका वैल्यू हमेशा कन्वर्जेंट ही आएगा। हाँ, प्रॉपर फंक्शन मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा था, जैसे हमने पढ़े थे 12 तक, वो किस टाइप के फंक्शन थे? बाउंडेड फंक्शन थे और उनकी लिमिट भी फाइनाइट थी, तो उनका हमेशा फाइनाइट आएगा। यस, ओके सर। ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट आने की वजह क्या रही है पता है? इसकी इनफाइनाइट इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट था, इम्प्रॉपर हो गया। इसके अंदर आपका डाइवर्जेंट भी हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है, दोनों केसेस में। ओके सर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल ये है आपके पास में। तो मैंने क्या बताया था, अगर इस टाइप का अगर एग्जांपल आता है तो हमें इसको 2 टुकड़ों में पहले करना है ताकि हम इसका अलग अलग तरीके से लोअर लिमिट और अलग अपर लिमिट लगा सके। अब आप देखो, इसके अंदर कोई भी वैल्यू बीच में लेके इसको ब्रेक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 0 से ब्रेक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, या फिर आ गया होगा। सर आगे समझ में आ गया। क्यों आ गया बताओ, क्यों किया है मैंने 0? जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा वो वैल्यू। नहीं 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 नहीं, सर फॉर्मूला बेस्ड है सर ये। किस फॉर्मूले के बेस पे? सर ये इंटीग्रेशन का वो है ना A to C। वो तो ठीक है, बट ये सी को जो मैंने लिया है, सी को 0 ही आपने क्यों जीरो लिया है? इसलिए सर बीच में सर इसको ब्रेक किया है क्योंकि सर एक साथ 2 लिमिट कैसे लग पाएगी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने माइनस इनफाइनाइट से 0 क्यों किया? मैं माइनस इनफाइनाइट से 1, फिर 1 से लेके इनफाइनाइट क्यों नहीं किया हूँ? सर 1 सर क्योंकि ओरिजिन सर क्योंकि हम डायरेक्ट सर वैल्यू नहीं रख सकते, बीच में गैप होता है। जैसे कि आप 1 to 3 है तो सर आप पहले 1 to 2 जाओगे तब 2 to 3 जाओगे, तो उसको इंटीग्रेशन करना इजी रहेगा सर। चलो देखते हैं। सो ए गोज टू माइनस इनफाइनाइट। इस सर टाइप से क्या मैं इसको, जब एक हाँ वैल्यू बोलो। इंक्रीज किया जाएगा। हाँ हाँ बोलो। सर आपने जीरो इसके लिए लिया है जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से तो इसका इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, तो अपने को वो इजी पड़ेगा 1 के अलावा।
सर ये इंटीग्रेशन जीरो टाइम नहीं होगा। इंटीग्रेशन तो आप देखो ना, इंटीग्रेशन तो फंक्शन का नहीं, करेंगे। जब फंक्शन क्या सब्स्टिट्यूट है? करेंगे हम वैल्यू को, जो माइनस इन्फिनिटी को सी ले लेंगे और जीरो को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसमें अपने को हेल्प हो जाएगी, स्टेप्स कट हो जाएंगे थोड़े कंपेयर टू 1 2, अगर हम वो ले तो। सर ये डी बाई ये जो dx है ये tan इनवर्स x का फार्मूला भी तो बन रहा है। सर ये हाँ, नेगेटिव ये सही आंसर है। इस बार सही बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है इस बार? और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, तो फिर इसकी हाँ, वैल्यू आ tan जाएगी इनवर्स ना। एक्स में हम जीरो रखेंगे तो हमें आसान पड़ेगा। अगर हमें आसान 2 लेता पड़ेगा। है, एक ही जगह पे 2 लेते तो tan इनवर्स 2 की वैल्यू थोड़ा ना आपको पता है। ना आपको तो पता। tan इनवर्स 0 की वैल्यू पता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू भी आपको पता है। यस सर। 1 लेते तो भी सही रहता, 0 लेते तो भी सही रहता, पर वहां पे 2 ले लेते या 3 ले लेते आप एक की वैल्यू, तब आपको वैल्यू पता नहीं होती। ठीक है ना? यस सर। इसलिए हमने 0 यहाँ पे लिया है। तो इस टाइप से मैंने लिख दिया a to 0, a goes to माइनस इनफाइनाइट, फिर 0 to a goes to प्लस इनफाइनाइट। सो अभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लिमिट a goes to माइनस इनफाइनाइट, और इसका इंटीग्रेशन आता है tan इनवर्स x। ये a to 0 हो गया, प्लस लिमिट a goes to प्लस इनफाइनाइट, tan इनवर्स x 0 to a। अभी आप पहले लिमिट रख दीजिए, पहले a goes to माइनस इनफाइनाइट। अभी ये वैल्यू रखा तो tan इनवर्स 0 इज 0, फिर माइनस tan इनवर्स a, तो माइनस tan इनवर्स a आ गया यहाँ पे, प्लस लिमिट a goes to इनफाइनाइट, फिर tan इनवर्स a लिख दीजिए पहले आप यहाँ पर, tan इनवर्स a आ गया, a goes to इनफाइनाइट। ठीक है। अब यहाँ पे ये मत कर देना आप कि यहाँ पे माइनस tan इनवर्स a है, यहाँ पे प्लस tan इनवर्स a, तो मैं कैंसिल कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग लिमिट लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पर अलग लिमिट लगा रहा हूँ। ठीक है ना? तो इनको कट करके आप 0 मत कर देना, इस चीज़ का ध्यान रखो कि दोनों जगह पे अलग अलग लिमिट लगी है। अगर सेम लिमिट लगी रहती और प्लस माइनस रहते तब मैं कैंसिल कर देता। ठीक है ना? ओके, नाउ अब आपसे ये क्वेश्चन है, तो ये माइनस तो यहाँ पर है। अभी आपके पास में है कि tan इनवर्स सर माइनस इनफाइनाइट के वैल्यू कितना? हाँ बताओ। सर ये हमने ये डिस्प्लिट किया है। अभी किसी ने बोला कि सर ये फॉर्मूला पे हो जाएगा, मतलब हमें इसका फॉर्मूला नहीं है। तो सर 1/a² प्लस x स्क्वायर का भी तो फॉर्मूला है। 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला क्या हो गया? सर वन का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो tan इनवर्स x/a का होता है ना फॉर्मूला, वो किसका? tan इनवर्स x/a का होता है शायद, है ना? 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला होता है a² प्लस x²। यहाँ पे a की तो सर वैल्यू 1 है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस x² कितना बन गया? 1/1 tan इनवर्स x। तो ये दोनों जगह पे एक ही जगह पे 1 रखा तो tan इनवर्स x ही बना ना वो। यस यस गॉट इट? यस सर। यहाँ जो आपका जो फॉर्मूले में a था उसकी जगह पे 1 है। सो मूविंग ऑन, अब मेरे को ये बताओ tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी है? -π/2। -π/2 इज द राइट आंसर। प्लस tan इनवर्स प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू प्लस π/2, तो ये वैल्यू हो गई π/2 प्लस π/2 इज इक्वल टू पाई। तो पाई इज द आंसर। तो इस टाइप के एग्जांपल से आप कर सकते हैं। अभी देखो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को हम द पी इंटीग्रल बोलते हैं, द पी इंटीग्रल। क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, इसका नाम ही पी इंटीग्रल है। क्या है ये इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ये है कि अगर 1 to इनफाइनाइट dx अपॉन यानी 1/x पावर p, अगर इसको इंटीग्रेशन मेरे को करना है तो ये हमेशा, ये इंटीग्रेशन हमेशा कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज मतलब फाइनाइट वैल्यू देगा। कब?
व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। अगर p की वैल्यू, जो p दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो हमेशा कन्वर्स करेगा, कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, और ये हमेशा डाइवर्स करेगा। डाइवर्स करेगा कब? व्हेन p इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर इक्वल टू 1 होगा और लेस देन 1 होगा तब ये हमेशा इनफाइनाइट वैल्यू देगा, या तो प्लस इनफाइनाइट देगा या फिर माइनस इनफाइनाइट, यानी डाइवर्स करेगा। हम एक एक करके केस लेते हैं दोनों के और फिर देखते हैं कि कैसे इसका ये आंसर आया है। सॉल्यूशन पहले तो ये देखो, 1 टू इनफाइनाइट को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 टू इनफाइनाइट dx अपॉन x पावर p। अभी p को p रहने देता हूँ। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? लिमिट c गोज टू प्लस इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 1 टू c dx अपॉन x पावर p। सर ठीक एक है, बात पूछनी थी सर। पूछो। सर जैसे कि आपने ये क्वेश्चंस जितने भी सर बताए हैं, अगर सर किसी पॉइंट पे इंटीग्रेशन में सर जैसे लिमिट लगाई 1 टू इनफाइनाइट, अगर सर किसी भी हाँ, पॉइंट पे बीच में इनफाइनाइट दे रहा है तो सर हम 1 टू इनफाइनाइट पूरा कैसे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। पूरा नहीं, देखो हम 1 टू c कर रहे हैं इंटीग्रेशन। c कोई फाइनाइट पॉइंट है, वहां तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हम डायरेक्टली इनफाइनाइट तो पुट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लिमिट की हेल्प ले रहे हैं। लिमिट क्या है? उस c को पुश करता है इनफाइनाइट की तरफ। देखो c गोज टू इनफाइनाइट, यानी 1 टू c हमने इंटीग्रेशन निकाला, फिर वो c जो है उसको पुश कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ। हम डायरेक्टली इनफाइनाइट नहीं पुट कर रहे हैं। बट सर वो केस तो वही हो जा रहा है, अगर डायरेक्टली करते तो भी वही आता। बट वो तरीका नहीं है ना, वो मेथड नहीं है। उस मेथड से करेंगे आप आंसर ले आएंगे, बट उसके मार्क्स नहीं है। जो मेथड है वो लिमिट का मेथड है। कोई भी चीज इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती, तुम्हें इस चीज को समझने की जरूरत है। इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं आती, इनफाइनाइट को आप अप्रोच कर सकते हो। कोई बट वैल्यू सर इनफाइनाइट की तरफ जा सकती है, इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती है, ये इसलिए सर हमें बट डायरेक्ट नहीं सर देखते हैं। जैसे सर फर्स्ट वाले एग्जांपल में वो जीरो पे सर इनफाइनाइट दे रही थी वैल्यू, तो उस पॉइंट के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, जीरो की बात कर रहे हैं उस टाइम पे, उस पॉइंट के टाइम पे मैंने आपको कहा था, दोबारा ध्यान से सुनो। वो एग्जांपल हम करेंगे, उसका मतलब फंक्शन 1/x² था, उसमें जीरो रखने में फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा था, फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था। अभी वाला जो केस है, पहला केस जो हम पढ़ रहे हैं, इनडिटरमिनेट इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड, उसके अंदर जितने भी फंक्शन है उनको हम बाउंडेड फंक्शन कंसिडर करके आगे मूव हो रहे हैं। अभी जो अच्छा भी फंक्शन सर। ले रहे हैं वो सभी बाउंडेड लेके चल रहे हैं। ओके सर। सर अनबाउंडेड अब ऐसा फंक्शन का, क्वेश्चन आएगा तो वो जीरो वाले पॉइंट पे करके करेंगे जैसे आप बताएंगे बाद में। हाँ वो सेकंड काइंड में आएगा और थर्ड काइंड में आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके उसमें सर अभी समझ जाना गया। हमारा बाकी है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे आगे। हेलो सर। अभी से हाँ, सर ये सी की जगह हम लोग कुछ भी ले सकते हैं? हाँ सी कांस्टेंट है, सी की जगह पे आप डी ले लो, ए ले लो, जो लेना है। ओके सर। लिमिट सी गोज टू इनफाइनाइट। अब ये इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/x पावर p का, ये होता है x पावर माइनस p प्लस 1 अपॉन माइनस p प्लस 1। ये 1 टू c मूव होगा। ये कितना आ गया? लिमिट c गोज टू प्लस इनफाइनाइट। अब इसमें पहले c पुट करो आप, x की जगह पे c पुट करना है ना आपको, तो c पावर माइनस p प्लस 1 अपॉन माइनस p प्लस 1। फिर आप अगर 1 पुट करते हैं x की जगह पे तो माइनस 1 अपॉन कुछ भी होगा, 1 अपॉन क्या है? माइनस p प्लस 1 है, अपॉन माइनस p प्लस 1। ठीक है, इस टाइप से है, यानी 1 अपॉन कुछ भी होगा वो तो 1 ही रहेगा, p कोई फाइनाइट वैल्यू ही है। किस टाइप की वैल्यू आया ये? या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में कर दूं, लिमिट c गोज टू इनफाइनाइट, c पावर 1 माइनस p लिख देता हूँ इसको, p माइनस 1 को, और इसको भी 1 माइनस p लिख देता हूँ। और अगर इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 माइनस p आ ही गया, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस p। बस यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि p जो है
1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 1 के इक्वल हो जाएगा तो ये कुछ आ नहीं पाएगी इसकी वैल्यू। पी नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे p इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो 1/x का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x होता है, ये हमें पता है। तो हम ये केस मान के चल रहे हैं फिलहाल के लिए कि p 1 नहीं है। अलग अलग केस में अभी देख लेते हैं। केस 1 देखो अभी क्या है, ये p का केस ये ले लेता हूँ कि अगर p अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब ये लिमिट क्या आएगी। आपके पास में लिमिट यहाँ दिख रही है, p अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इंटीग्रेशन तो आपने कर चुके हैं, ये इंटीग्रेशन p ग्रेटर देन 1 अभी मान लीजिए आप। तो ये कितना आ जाएगा p ग्रेटर देन 1। तो लिमिट इसको एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूँ। c पावर 1 माइनस p 1 माइनस p माइनस 1 और 1 माइनस p। तो c कहाँ पर है, c आपको दिखाई देगा सिर्फ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी मैंने क्या बताया कि p ग्रेटर देन 1 है, p ग्रेटर देन 1 है मतलब 1 माइनस p कितना होगा। 1 माइनस p क्या लेस देन 0 कह सकता हूँ मैं। लगाई चल लगाई नख मारी बना जन चिमड़ी काट दे, लगाओ पहला चल। अरे आपने आपको म्यूट कर दो, एक मिनट में कर चल देता हूँ। लगाओ चल। ठीक है, सो क्या है आपके पास में p ग्रेटर देन 1 है। p ग्रेटर देन 1 तो 1 माइनस p हमेशा लेस देन 0 रहेगा। ये बात हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। यहाँ पे देखो p ग्रेटर देन 1 दिया है, इसका मतलब 1 माइनस p लेस देन 0 रखा है। अगर ये लेस देन 0 है, ये वैल्यू अगर लेस देन 0 है और c गोज टू इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये कितना कहाँ पे कन्वर्ट होना चाहिए आपके हिसाब से, मतलब क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए। सर लगभग 0 होनी चाहिए। लगभग नहीं, 0 ही की तरफ जाना चाहिए। कोई c गोज टू इनफाइनाइट जा रहा है आपका, क्योंकि सर वो अपॉन में चला जाएगा ना, माइनस इनफाइनाइट हो जाए, माइनस हो जाएगी वैल्यू तो अपॉन। एग्जैक्टली। तो अगर 1 माइनस p लेस देन 0 है तो इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊँ, लेस देन 0 मतलब माइनस है ना ये, तो इसको मैं देखो दोबारा लिखता हूँ, इसको लिमिट c गोज टू इनफाइनाइट, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा 1 अपॉन c पावर p माइनस 1, p ग्रेटर देन 1 है अभी, इंटू 1 माइनस p प्लस 1 अपॉन यहाँ पे p माइनस 1 ले लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर अभी देखो अभी p माइनस ये ग्रेटर देन 0 हो गया, p माइनस 1 अभी आपके पास। अब c गोज टू इनफाइनाइट तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो गया 0 प्लस 1 अपॉन p माइनस 1। सो आंसर इज 1 अपॉन p माइनस 1। जब भी p ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन p माइनस 1 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट, हमेशा इंटीग्रेशन इस टाइप से ही लेना है। देखो इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट ही रखना है ना इस केस में, p टेस्ट में 1 टू इनफाइनाइट। तो पूछो आपको 1 अपॉन x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस 1 होगा, दैट इज 1 होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 10 माइनस 1 दैट विल बी 9 होगा, तो 1 हेलो अपॉन सर। 9 होगा। हाँ सर आपने ये 1 माइनस p को p माइनस 1 कर दिया, क्योंकि माइनस किस साइन था तरह? ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया ना माइनस साइन से, हाँ ओके हाँ। तो p माइनस 1 हो गया। ये तो कब है, जब p ग्रेटर देन 1 है तब ये वैल्यू आ रही है। अब केस 2 है हमारे पास दूसरा, वो ये है अगर p लेस देन होगा, p लेस देन 1 होगा, देन क्या करें हम। p लेस देन 1 होगा तब भी ये फॉर्मूला है हमारे पास काम करेगा। p लेस देन 1 रहेगा तो 1 माइनस p क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। p लेस देन 1 रहेगा तो 1 माइनस p ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमारा जो लिमिट हम निकाल रहे थे, लिमिट c गोज टू इनफाइनाइट, क्या लिमिट थी,
सी पावर 1 माइनस पी, सी पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस पी। ये कितनी हो जाएगी ये आपको देखना है। तो देखो c गोज टू इनफाइनाइट, 1 माइनस पी आपके ग्रेटर देन 0 है, यानी तो पॉजिटिव लिमिट है, c गोज टू मतलब ऊपर ही रह गया, तो ये चला गया इनफाइनाइट की तरफ। तो इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन 1 माइनस पी। तो इनफाइनाइट से थोड़ा बहुत अगर हम माइनस निकाल दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये प्लस इनफाइनाइट चला गया, मतलब डाइवर्स हो गया ये। ठीक है। केस 3, ठीक है, केस 2 समझ गए, इजी था। अगर p इज इक्वल टू 1 ना हो जाए, p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो अभी नेचुरल लॉग बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। इसका मतलब p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 1 बाई इंफिनिटी ये dx अपॉन x हो जाएगा, है ना, x पावर p, यानी p की वैल्यू 1 रख दी ना हमने। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, लिमिट c गोज टू इनफाइनाइट 1 टू c डी 1 अपॉन x dx लिख दीजिए आप। इसको आप कितना लिख सकते हैं, लिमिट c गोज टू इनफाइनाइट ये नेचुरल लॉग x 1 टू c, फिर आप देख सकते हैं लिमिट c गोज टू इनफाइनाइट नेचुरल लॉग c माइनस नेचुरल लॉग 1। नेचुरल लॉग 1 हमेशा 0 होता है, तो इसका आंसर आता है नेचुरल लॉग इनफाइनाइट, जिसकी वैल्यू होती है प्लस इनफाइनाइट। ठीक है ना, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। तो ये हो गया इस टाइप से। तो अगर मैं आपसे रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछूं, कन्वर्ज और डाइवर्जेंट, सिर्फ इतना ही पूछना है मेरे को। अगर 1 अपॉन इनफाइनाइट dx अपॉन x पावर अंडर रूट 2, ये बताओ कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है? सर ये कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्यों करेगी कन्वर्ज? क्योंकि सर 1√2 की वैल्यू सर 1.414 होती है। सर फाइनाइट हाँ, क्योंकि रूट 2 इज फाइनाइट सपोज रूट 2 इज लेस देन ग्रेटर देन 2, रूट 2 ग्रेटर इज देन 1। ग्रेटर देन 2। और इसकी वैल्यू अगर आपको एग्जैक्ट इंटीग्रेशन बताना होगा तो वो होगी 1 अपॉन p माइनस 1, p मतलब रूट 2 माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये थे आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड, जो इस टाइप से हो सकते हैं। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड में भी हम कुछ चीजें और देखेंगे, कुछ कंपैरिजन टेस्ट देखेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर हम कंपेयर जनरली करेंगे। पूरा सॉल्व करेंगे ना सर पहले, कि डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे √2 - 1 जैसे सर आपने बताया। अगर सिर्फ आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पूछा है तो ऐसे बोलते हैं पी टेस्ट, इसको पी टेस्ट बोलते हैं ना इस फंक्शन को। बाय पी टेस्ट वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कन्वर्जेंट। वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। बाय प्री टेस्ट। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमारे को इसको स्टॉप करना पड़ेगा।